स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यूपी बोर्ड में जितने भी जीवन परिचय पूछे जाते हैं उनको हम कैसे लिखें, इसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है कवियों और लेखकों का। तो उनका जीवन परिचय हम कैसे लिखते हैं, इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से किसी भी जीवन परिचय को लिख करके चले आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको फुल में फुल मार्क्स पाना है जीवन परिचय में, तो जीवन परिचय 3 नंबर का या 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आपको अगर फुल में फुल मार्क्स पाना है तो इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जीवन परिचय को कैसे लिखें, इसमें ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ध्यान देने वाली टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उस पर। देखिए, सबसे पहले आपको हैंड राइटिंग पे फोकस करना होगा। सबसे पहले अपनी हैंड राइटिंग को सुंदर और क्लियर और फेयर लिखना होगा। ठीक है, क्लीन लिखना होगा, साफ साफ लिखना होगा, एकदम साफ सुथरे से अच्छे से लिखना होगा, थोड़ा सा दूरी दूरी पे। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही में सब लोग मिला देते हैं और वैसे लिखे, नहीं ऐसे नहीं, आपको बहुत ही साफ सुथरा और अच्छे से अच्छे अच्छे शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है, हेडिंग वाइज लिखें। ठीक है, हेडिंग वाइज लिखना है। हेडिंग वाइज मतलब कि अगर जीवन परिचय लिखना है किसी का, तो मान लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय में सबसे पहली हेडिंग डालना है आपको जीवन परिचय। इसमें हम लिख करके भी आपको दिखाएंगे कैसे हम अपने जीवन परिचय को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखनी है। उसके बाद से आपको साहित्यिक परिचय, यानी कि उस कवि या लेखक के बारे में जो चीज़ें साहित्य के बारे में उसने किया है, जो भी उसने उपकार किया है, जो भी उसने साहित्य की दिनदर्शिका में उन्होंने योगदान दिया है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद से उनकी कृतियाँ रचनाएं, उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी हैं उनमें से कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं आपको। और उसके बाद से उनकी भाषा क्या रही है रचनाओं में और कृतियों में, ये सब चीज़ें उसके बाद से शैलियाँ लिखनी होती हैं। ठीक है, अगर आप ये 5 हेडिंग बना करके लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो फुल मार्क्स पाना है तो ये चीज़ें आपको लिखनी होगी। ये चीज़ें कोई नहीं बताता है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट और तीसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को, कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय यहाँ पे लिखा हूँ कवि और लेखकों का। कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं, कक्षा 10 यानी कि 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा पेपर में। आप लोग ध्यान दीजिए, 2023 के पेपर की तैयारी में आप लोग जुट चुके हैं, तो 2023 में ये जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा। पहला जीवन परिचय है लेखक का आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनका जीवन परिचय हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछने का चांसेज है। दूसरा है महादेवी वर्मा, ये कवि हैं, कवि के रूप में इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। रसखान कवि और कबीर दास, इनका भी जीवन परिचय। और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये लेखक हैं, गद्य में मिलेंगे आपको, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी भी रचना आपको याद करनी है, जीवन परिचय याद करना है। ठीक है, ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। चलिए हम इस वीडियो में बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय की, जिसमें हम इस जीवन परिचय में सभी हेडिंग के बारे में जानेंगे। हैंड राइटिंग को सुधार करके अच्छे तरीके से लिखने का तरीका बताएंगे कि कैसे आप लिखेंगे जीवन परिचय। आप देख सकते हैं सबसे पहला हेडिंग हमने जीवन परिचय लिखा है। इसमें भी हमने बताया कि सबसे पहले आप जीवन परिचय लिखिएगा, उसके बाद साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा। सेम उसी तरह से इसी तरीकों को हम फॉलो किए हैं, और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको एग्जामिनर भी चेक करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखिए, जीवन परिचय में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये लिख देना। उसके बाद से इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखते समय उनका जन्म तिथि और उनका जहाँ जन्म स्थान हुआ, जन्म हुआ, वहाँ वो चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, उसके बाद से उनके माता पिता हैं, तो उनके माता पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो अरबी एवं फारसी के प्रेमी थे। उनके पिताजी क्या थे? अरबी एवं फारसी के प्रेमी थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी एवं अरबी भाषा में हुई। इसलिए इनकी जो शुरुआती पढ़ाई थी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, वो अरबी भाषा में ही हुई। परंतु हिंदी के प्रति इनका बड़ा अनुराग था, लेकिन हिंदी में भी इनको बहुत इंटरेस्ट था, रुचि थी। इंटर परीक्षा पास करने के बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में कला के अध्यापक हो गए। ये जब इंटर परीक्षा पास कर दिए तो मिर्जापुर के स्कूल में कला के अध्यापक भी हो गए। रामचंद्र शुक्ल जी की कुशाग्र बुद्धि और साहित्य सेवा से प्रभावित होकर सन 1908 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने इनको हिंदी शब्द सागर का कार्यभार सौंप दिया। जब ये इतने ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के थे, इतने ज़्यादा साहित्य में इनको रुचि थी कि काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने इनको हिंदी शब्द सागर का कार्यभार सौंप दिया। ये कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक भी रहे। ये जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसे BHU नाम से जाना जाता है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ये हिंदी के अध्यापक भी रहे। उसके बाद से जो वहाँ के अध्यक्ष थे, सन
ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए। यानी कि अध्यक्ष कौन थे उससे पहले? श्याम सुंदर दास, उसके बाद से ये हो गए कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। इन्होंने बड़ी तत्परता और तल्लीनता के साथ हिंदी साहित्य की सेवा की। हिंदी साहित्य में इनका बड़ा ही योगदान रहा। सांस रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनका जब निधन हुआ वो डेट भी आपको लिखना है, ठीक है। तो 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, यानी स्वर्गवास हो गया इनका, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें आपको जीवन परिचय में लिखनी है। जीवन परिचय हमारा जो पहला हेडिंग था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं दूसरा हेडिंग हमारा क्या है, साहित्यिक परिचय, ठीक है। साहित्यिक परिचय को कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो साहित्यिक परिचय में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य के आचार्य शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ था। हिंदी साहित्य में जो इनका प्रवेश हुआ था, यानी हिंदी साहित्य में इनको जो रुचि मिली वो प्रवेश किससे मिली? कवि और निबंधकार के रूप में मिली। बाद में आलोचना के क्षेत्र में पदार्पण किया और हिंदी के युगवर्तक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। बाद में ये निबंध लिखने लगे, यानी आलोचना करने लगे और ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था और यह लिख करके लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। इसलिए इनका नाम साहित्य काश में सितारों की भांति दीप्यमान है और हमेशा रहेगा। इतनी चीजें आपको साहित्यिक परिचय में लिखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर हेडिंग की, कृतियां एवं रचनाएं। यानी कृतियां लिखना है या फिर रचनाएं, तो कवियों की रचनाएं और लेखकों की कृतियां। तो चलिए देखते हैं। तो तीसरी हेडिंग है हमारी कृतियां। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का आगमन कवि एवं निबंधकार के रूप में हुआ था। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। इनकी जो भी रचनाएं लिखा था इन्होंने, वो रचनाएं निम्नवत हैं। और इनकी देखिए कृतियां हेडिंग दिए हैं, इसमें ये सब चीज़ें लिखनी है। तो इन्होंने क्या लिखा था? निबंध लिखा था। निबंध में इन्हें चिंतामणि और विचार भी थी। और इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास जो इनका निबंध था यानी इतिहास था, वो लिख करके इन्होंने क्या किया था? बहुत ही अच्छा काम किया था और लेखन की परंपरा को पदार्पण किया था। यह हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिक इतिहास है। यानी हिंदी साहित्य में जो प्रथम इतिहास था, यही हिंदी साहित्य का इतिहास था जिनको क्या कौन लिखे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना में इन्होंने लिखा सूरदास रसमीमांसा काव्य में रहस्यवाद। संपादित में इन्होंने क्या लिखा? संपादित कराया। इन्होंने कई पत्रिकाएं संपादित कराई। कौन कौन सी? जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका आदि इत्यादि बहुत सारी पत्रिकाएं इन्होंने क्या किया? प्रतिपादित किया यानी संपादित किया। अगला है काव्य। काव्य में इन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र, अभिमन्यु वध, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं की। चलिए अब देखते हैं उसके बाद से हमारा जो अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग होनी चाहिए चौथा नंबर भाषा, ठीक है। भाषा इनकी क्या थी इसके बारे में लिखेंगे। तो इनके भाषा के बारे में नीचे दिया गया है यहाँ पे। तो भाषा में हम ये चीजें लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य में सर्वत्र संस्कृत मिश्रित शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली को अपनाया। यानी कि शुद्ध खड़ी बोली को अपनाया है। सर्वत्र संस्कृत का भी यूज किया इन्होंने। इनकी भाषा में व्याकरण चिन्हों की सतर्कता विद्यमान है। यानी कि इसमें व्याकरण के जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, जो भी चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, वो सभी विराजमान है इनकी रचनाओं में। कथन में ओज लाने हेतु अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी कथन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अलंकारिक भाषा का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद से हमें लिखना है पांचवी हेडिंग में शैली लिखनी है। तो इनकी शैली क्या थी वो भी देख लेते हैं। देखिए शैली में हमें ये लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली समासिक है। कम से कम शब्दों में बड़ी बात कहना शुक्ल जी की विशेषता है। यानी इनकी विशेषता थी कि कम से कम बातों में बड़ी बड़ी बातें निकल जाए। कम से कम चीज़ें लिखी और उसमें बड़ी सी बड़ी बातें निकल जाए। इनकी शैली निम्नवत है। इन्होंने जो शैली का प्रयोग किया वो निम्नवत है, नीचे दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी शैली इन्होंने प्रयोग किया। तो जैसा कि देख सकते हैं, पहला उन्होंने आलोचनात्मक शैली, वर्णात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विचारात्मक शैली, इन्होंने 4 शैलियों का उपयोग किया। आलोचनात्मक, वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ये सब चीज़ें लिख देते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा हो, कुछ भी चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।